हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम एंटायर वैदिक पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला पार्ट है अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा पार्ट है लेटर वैदिक पीरियड। आज के वीडियो में हम सेकंड पार्ट लेटर वैदिक पीरियड को पढ़ेंगे। और आपको मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि हम एंटायर वैदिक पीरियड को आयरन एज के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो आयरन का इस्तेमाल भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो हमें 1000 से 800 बीसी के अराउंड इसका वाइड स्प्रेड प्रचलन देखने को मिलता है। लेकिन हम फिर भी एंटायर वैदिक पीरियड को ही आयरन एज मानकर चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि हम जो रेफरेंस के लिए बुक यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं आर एस शर्मा की एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। और आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने इसे पीपीटी की फॉर्म में पॉइंट वाइज पॉइंट बनाया है ताकि आप इसे आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। एक एक करके हम पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहला पॉइंट आता है द टाइम पीरियड एट्रीब्यूटेड टू द एंटायर वैदिक पीरियड इज 1500 BC to 500 BC, but some scholars stretched this period up to 200 BC। यानी कि जो हम एंटायर वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड कंसीडर करते हैं वो अराउंड 1000 ईयर्स का है, जो 1500 बीसी से 500 बीसी के बीच के अंदर आता है। जिसमें से पहले 500 ईयर्स यानी कि 1500 बीसी से 1000 बीसी इज कंसिडर्ड द टाइम पीरियड फॉर अर्ली वैदिक पीरियड, एंड फ्रॉम 1000 बीसी टू 500 बीसी इज कंसिडर्ड फॉर लेटर वैदिक पीरियड। यानी कि 1500 से 1000 बीसी तक का टाइम पीरियड जो है वो अर्ली वैदिक पीरियड में हम कवर करते हैं, और जो 1000 बीसी से 500 बीसी तक का टाइम पीरियड है उसे हम लेटर वैदिक पीरियड में कवर करते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड का जो मुख्य सोर्स था हमारे पास वो था हमारे पास ऋग्वेद। इसी तरीके से लेटर वैदिक पीरियड के जो हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो है रिमेनिंग तीन वेद, यानी कि सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इसके अलावा ब्राह्मणास, इसके अलावा अरण्यक्स, इसके अलावा उपनिषद, इसके अलावा बौद्धिस्ट टेक्स्ट एंड जैनिस टेक्स्ट का भी हम इस्तेमाल करते हैं, और एपिक्स रामायण और महाभारत का भी इस्तेमाल करते हैं हम लेटर वैदिक पीरियड की हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि अराउंड 700 साइट्स आर्कोलॉजिकल जो एक्सकेवेट हुई हैं, जो कि लेटर वैदिक पीरियड्स के टाइम पीरियड से रिलेटेड हैं, हम उनकी हेल्प भी लेते हैं लेटर वैदिक पीरियड की हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने थर्ड पॉइंट में वही लिखा है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड इज ऋग्वेद, बट फॉर लेटर वैदिक पीरियड इट इज सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मणा, अरण्यक एंड इवन एपिक्स एंड इवन आपके आ जाते हैं उपनिषद। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ recitation the prayer of the Rig Veda was set to tune, and this modified collection was known as Samveda। सामवेद क्या है? सामवेद के अंदर बेसिकली जो ऋग्वेद की हिम्स थी उन्हीं हिम्स को ट्यून दी गई है ताकि उनको हम रिसाइट कर सकें। इसी तरीके से यजुर्वेदा कंटेन्स नॉट ओनली हिम्स बट आल्सो रिचुअल्स टू accompany देयर रिसाइटेशन। यानी कि यजुर्वेद में ये बताया गया है कि ये पर्टिकुलर हिम किस पर्पस के लिए है और किस मौके पर इसे रिसाइट किया जाएगा और इसे कैसे रिसाइट किया जाएगा। इसी तरीके से
अथर्ववेदा कंटेन चार्म एंड स्पेल टू वार्ड ऑफ इवल एंड डिसीजेस। जो अथर्ववेद है वो एक तरीके से जादू टोने की किताब कह सकते हैं, जिसमें स्पेल्स एंड चार्म्स का जिक्र किया गया है, जिसमें ईवल्स एंड डिजीजेस को भगाने के लिए बहुत सारे स्पेल्स एंड चार्म्स का जिक्र किया गया है या उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। साथ ही साथ अथर्ववेद से हमें जो शूद्रों की कंडीशंस है उनके बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ब्राह्मणास एक्सप्लेन द सोशल एंड रिलीजियस मीनिंग ऑफ रिचुअल्स। ब्राह्मणा जो हैं बेसिकली वो टेक्स्ट है जिसमें बेसिकली जो वैदिक टेक्स्ट है उसी को आगे फर्दर एक्सप्लेन किया गया है कि उनका सोशल और रिलीजियस मीनिंग क्या होगा। चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। All these later Vedic texts were compiled in Upper Gangetic Basin around 1000 to 500 BC। यानी कि जो ये टेक्स्ट जो कंपाइल हुए हैं ये अपर गंजेटिक बेसन में यानी कि गंगा से ऊपर के हिस्से में ये कंपाइल हुए हैं, और इनका कंपाइलेशन का जो पीरियड है वो 1000 से 500 बीसी है। इसीलिए इस समय को हम लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं। 700 के आसपास इनहेबिटेड साइट रिलेटेड टू द सेम पीरियड हैव बीन एक्सकेवेटेड बाय द आर्कोलॉजिस्ट। यही 700 जो साइट्स हैं ये हमारा आर्कोलॉजिकल सोर्स बनता है इस पीरियड की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में। दीज साइट्स वर आल्सो कॉल्ड प्रिंटेड ग्रेवेयर साइट्स। अब ये बता दूं कि इन साइट्स की जो एक यूनिकनेस है, जो खासियत है, वो है प्रिंटेड ग्रेवेयर पॉटरी। प्रिंटेड ग्रेवेयर पॉटरी के अंदर हमें डिशेस और बाउल्स देखने को मिलते हैं जो कि इस पीरियड में खोदी गई साइट्स की एक डिस्टिंक्ट क्वालिटी है। नेक्स्ट पॉइंट में हम चलते हैं। द टेक्स्ट शोज दैट द आर्यन expanded from Punjab over the whole of the western उत्तर प्रदेश कवर्ड बाय गंगा यमुना दोआब। जैसा कि आपने देखा कि अर्ली वैदिक टेक्स्ट यानी कि ऋग्वेद की कंस्ट्रक्शन जो हुई है वो बेसिकली पुरुषनी नदी के किनारे पर की गई है, यानी कि आज की रावी नदी के किनारे पर की गई है। लेकिन लेटर वैदिक टेक्स्ट की जो रचना की गई है वो गंगा के ऊपरी हिस्से में की गई है। इसका मतलब ये साफ हो जाता है कि आर्यंस धीरे धीरे भारतवर्ष के जो मेन लैंड है वहाँ की तरफ आगे बढ़े। पहले वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और ऊपर कश्मीर तक के एरिया में सेटल हुए, और फिर वो धीरे 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 वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़े, और उनकी जो फर्स्ट सेटलमेंट्स थी वो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में थी। बाद में उनका एक्सपेंशन धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते गंगा यमुना के दोआब में, और फिर उसके बाद वो ईस्टर्न यूपी, और उसके बाद वो नॉर्थ बिहार, और फिर वेस्ट साउथ बिहार की तरफ बढ़े। अगले पॉइंट में चलते हैं। द स्टोरी ऑफ आयरन इज सिमिलर टू दैट ऑफ हॉर्स। एज ए प्योर मैटर आयरन वाज फर्स्ट मेड इन मेसोपोटामिया इन 5000 बीसी एंड लेटर इन एनाटोलिया इन द थर्ड मिलेनियम बीसी। पहले तो मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें क्लियर कर दूं। जैसे जैसे आर्यन का एक्सपेंशन हुआ उनको यहाँ पर लोकल इनहेबिटेंट से रेजिस्टेंस मिली, जिनको हराकर उनका उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया। दूसरी चीज आपको बता दूं, वेस्टर्न यूपी के अंदर और ईस्टर्न पार्ट में यानी कि ईस्टर्न यूपी में और विदेह का रीजन यानी कि नॉर्थ बिहार के रीजन में जो लोकल इनहेबिटेंट्स थे जिनको हराकर आर्यन ने अपनी कॉलोनीज को आगे फर्दर एक्सपेंड किया है, विदिया में यानी कि नॉर्थ बिहार में, और जो आपका ईस्टर्न यूपी है वहाँ पर कॉपर इम्प्लीमेंट्स का इस्तेमाल करने वाली पॉपुलेशन या इनहेबिटेंट्स रहा करते थे, जो कि ब्लैक एंड रेड पॉटरी का इस्तेमाल किया करते थे। इसी तरीके से अगर हम वेस्टर्न यूपी की बात करें तो यहाँ पर भी कॉपर का इम्प्लीमेंट्स का इस्तेमाल करने वाले इनहेबिटेंट्स रह रहे थे, और साथ ही साथ वो ऑर्चर या रेड पॉटरी का इस्तेमाल कर रहे थे, जिनको हराने के बाद
धीरे धीरे आर्यन आगे फर्दर ईस्टवर्ड एक्सपेंड करते गए। इसी के साथ साथ आपको ये बता दूं कि जो आयरन का इस्तेमाल है, वो उसका जो हमें पहला एविडेंस देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है हड़प्पा संस्कृति के अंदर। जब हम हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं तो लोथल के अंदर, लेकिन वो प्योर आयरन नहीं था। वो एक तरीके से कॉपर के साथ जुड़ा हुआ आयरन ओर का कुछ हिस्सा था, जिसे के अलग नहीं किया गया था। एज ए प्योर मेटल, भारत में जो वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आयरन हमें देखने को मिलता है, वो 1000 से 800 बीसी के बीच में शुरुआत होती है। लेकिन आयरन का इस्तेमाल अदर कंट्रीज में, यानी कि मेसोपोटामिया में 5000 बीसी के आसपास, और एनाटोलिया में अराउंड थर्ड मिलेनियम यानी कि 3000 बीसी के आसपास हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ ये बता दूं, आयरन अपने आप में एक अलग धातु जब बनी, तो पहले पहल इसको एक प्रीशियस मेटल की तरह इस्तेमाल किया गया, जो कि सिर्फ गिफ्ट्स में लेने देने के लिए या हाई क्लास यूज करती थी। बाद में इसका वाइड स्प्रेड इस्तेमाल होना शुरू हुआ। Around 1000 BC, it was used in Gandhar area in Pakistan. Iron implements were buried with dead bodies have been discovered in substantial number around 800 BC onward. We found arrowhead, spearhead made of iron commonly used in western UP and other parts. हमारे भारतवर्ष के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो आयरन का इस्तेमाल 1000 से 800 बीसी के बीच में देखने को मिलता है। 800 बीसी के आसपास हमने देखा कि पाकिस्तान, यानी कि जो वेस्टर्न पंजाब का हिस्सा है, वहाँ पर हमें आयरन के साथ डेड बॉडीज जो हैं वो ब्यूराइड मिली हैं, जिससे हमें पता लगता है कि वहाँ उस समय आयरन का इस्तेमाल हो रहा था। और उसके बाद 800 ऑनवर्ड आयरन का वाइड स्प्रेड इस्तेमाल ऑल ओवर आर्यन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है, जो कि वेस्टर्न यूपी, दोआब का हिस्सा गंगा यमुना का, और ईस्टर्न यूपी और नॉर्दर्न बिहार के अंदर देखने को मिलता है। और शायद इसी आयरन की कठोरता की वजह से, मजबूती की वजह से, उनके जो वेपन्स थे, यानी कि एरो हेड, स्पीयर हेड की वजह से ही वो अपने एडवर्सरीज को हरा कर, यानी कि जो इनहेबिटेंट यहाँ पर ईस्टर्न हिस्से के अंदर जो कि ब्लैक एंड रेड पॉटरी यूज कर रहे थे, और वेस्टर्न में अगर हम चले जाएं तो वेस्टर्न में जो ऑर्चर या रेड वेयर का इस्तेमाल कर रहे थे, उनको हराकर, उनको जीत कर आर्यंस ने किया है। आयरन वाज रेफर्ड as श्यामा और कृष्णा अयस इन द लेटर वैदिक टेक्स्ट। लेटर वैदिक टेक्स्ट में आर्यन को हम श्यामा अयस्क या कृष्णा अयस्क के नाम का रेफरेंस हमें देखने को मिलता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अनडाउटेडली एग्रीकल्चर वाज द चीफ मीन्स ऑफ subsistence of later Vedic period, but it was primitive and use of wooden plowshare was prevalent. अब हम बात करते हैं उनकी एग्रीकल्चर की। लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर एक तरीके से देखा जाए तो अभी भी प्रिमिटिव स्टेट में ही थी, लेकिन ये चीफ मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस था लेटर वैदिक लोगों का। और हमें इसका एविडेंस कहाँ से पता लगता है कि ये प्रिमिटिव फॉर्म में थी? ये हमें पता लगता है वुडन प्लोशायर से। वुडन प्लोशायर के यूज की वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। इस वजह से जो लेटर वैदिक लोग थे, वो अदर जो लोग थे, यानी कि जो अदर आर्टिशियन कम्युनिटी थी, उनको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर सकते थे। इस वजह से हमें बिग टाउन्स का भी प्रादुर्भाव देखने को नहीं मिलता है, कि एग्जिस्टेंस हमें देखने को नहीं मिलती है। हमें जो चीज देखने को मिलती है वो एक तरीके से प्रोटो अर्बन टाउनशिप देखने को मिलती है। इसके अलावा द स्थापत ब्राह्मणा स्पीक्स अबाउट लेंथ अबाउट द प्लोइंग रिचुअल। स्थापत स्थापत ब्राह्मण के अंदर हमें
रिचुअल्स का देखने को मिलते हैं का मेंशन देखने को मिलता है, जिसमें प्लोइंग के रिचुअल्स के बारे में बताया गया है। और हमें वैदिक टेक्स्ट में ये भी देखने को मिलता है कि कहीं 2, कहीं 4, कहीं 6, कहीं 8, कहीं 12 और कहीं 24 ऑक्शन का भी जिक्र आता है, जिससे कि प्लोग शायर को खींचा जाता था, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से एग्जेजरेशन थी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो प्लो है उसे बलराम का भी एक वेपन के रूप में दिखाया गया है। और साथ ही साथ आपने अगर रामायण के बारे में जाना हो तो रामायण में भी ये दिखाया गया है कि जो किंग थे जनक, जो कि बेसिकली विदिशा के राजा थे, वो भी प्लो का इस्तेमाल करते दिखाए गए हैं। और इसके अलावा एक हमें प्रिमिटिव पिक्चर भी देखने को मिलती है, जहां पर बुद्ध को भी प्लो के साथ, प्लो शायर के साथ दिखाया गया है। यानी कि लेटर वैदिक टाइम के अंदर पहले पहल जो अपर क्लास थी वो भी प्लोइंग का काम करती थी, बट जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता गया, जो प्लोइंग का काम था यानी कि जो पीजेंट्स थे या यूं कहें जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी थी, वो अब नीचे के तबके की तरफ, यानी कि वो अब वैश्यों की तरफ शिफ्ट हो गई। और जो अपर क्लास थी यानी कि जो किंग क्लास थी या जो ब्राह्मण क्लास थी, वो या क्षत्रिय क्लास थी, वो इसका इस्तेमाल नहीं करते थे। दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। द वैदिक पीपल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस बार्ले, बट ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड राइस एंड व्हीट बिकेम देयर चीफ क्रॉप। पहले पहल जो अर्ली वैदिक पीरियड के लोग थे वो अभी भी बार्ले का ही इस्तेमाल कर रहे थे या बार्ले को ही ग्रो कर रहे थे। बट अराउंड 700 बीसी हमें देखने को मिलता है कि राइस की प्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है। और हमें जो 700 साइट्स जो कि लेटर वैदिक पीरियड से रिलेटेड हैं, जब हमने एक्सकेवेटेड की तो उनके अंदर हमें जो ओवंस मिले, वहाँ पर जो हमें लेंटिल्स यानी कि राइस मिला है, जहाँ से हमें पता लगता है कि बाद में राइस जो था वो चीफ डाइट ऑफ दी पीपल बन गई। साथ ही साथ जो वीट था, वीट जो था वो पंजाब एरिया में इस्तेमाल होने लगा। हमें रिचुअल्स में भी राइस के ही इस्तेमाल देखने को मिलता है, हमें रिचुअल्स में वीट का इस्तेमाल देखने को कम मिलता है। वेरियस काइंड ऑफ लेंटिल्स वर आल्सो प्रोड्यूस बाय लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि वहां पर बार्ले, वीट, राइस के अलावा अदर लेंटिल्स का भी इस्तेमाल या खेती में उनका यूज होने लगा। अब हम बात करते हैं उन लोगों के आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में। The later Vedic period saw the rise of diverse art and craft. लेटर वैदिक पीरियड में हमें अलग अलग किस्म की आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में देखने को मिलता है। वीविंग वाज कन्फाइंड टू वोमेन बट प्रैक्टिस्ड ऑन ए वाइड स्केल, यानी कि बुनाई की जो कला है वो वोमेन तक कन्फाइंड थी, लेकिन अब ये लार्ज स्केल पर होने लगी। लेटर वर्क, लेदर वर्क, पॉटरी एंड कारपेंट्री मेड ग्रेट प्रोग्रेस, यानी कि अब लेदर वर्क भी होने लगा, पॉटरी भी होने लगी, कारपेंट्री भी इस्तेमाल में यूज होने लगी, लगी, और इसमें धीरे धीरे प्रोग्रेस होने लगी। साथ ही साथ आपको बता दूं जो डिस्टिंक्ट फीचर है इस पीरियड का, यानी कि PWG, पेंटेड ग्रे वेयर, वो सजेस्ट करते हैं कि पॉटरी या बहुत डेवलप हो चुकी थी। अगले पॉइंट में हम बात करते हैं, द लेटर वैदिक पीपल वर एक्वेंटेड वर 4 टाइप्स ऑफ पॉटरी, दैट इज ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर एंड रेड वेयर। यानी कि जो लेटर वैदिक पीपल थे वो 4 तरह की पॉटरी से अवेयर थे, जिसमें से ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर एंड रेड वेयर। इसमें से जो पेंटेड ग्रे वेयर है ये डिस्टिंक्ट फीचर है आपका लेटर वैदिक पीरियड का, जो कि हमें लगभग जो 700 साइट्स हमने एक्सकेवेट की हैं सभी जगह हमें इसका इस्तेमाल देखने को मिला है।
इसमें से जो ब्लैक एंड रेड वेयर है, ये वो लोग इस्तेमाल किया करते थे जो लोग ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे, जो कॉपर इम्प्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि ईस्टर्न यूपी और नॉर्थ बिहार में रहा करते थे। इसी तरीके से अगर हम चलें वेस्टर्न यूपी के अंदर, तो हमें ऑर्चर या रेड वेयर देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स देखने को मिलते यूज करा करते थे। साथ ही साथ वो लोग कॉपर इम्प्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल किया करते थे। इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमें वैदिक टेक्स्ट के अंदर कुछ मुंडा शब्दों का इस्तेमाल देखने को मिलता है। तो मुंडा शब्द ये सजेस्ट करते हैं कि शायद जो आर्यंस थे उनका जो सामना है वो मुंडा लोगों से भी हुआ होगा और साथ ही साथ जो रिमेनेंट्स ऑफ द आर्यन हड़प्पन पीपल थे उनके साथ भी उनका सामना हुआ होगा। Glass and bangles were also found, and jewelry is also mentioned in the later Vedic text, probably used by the affluent section of the society. हमें इस पीरियड में ग्लास का, बैंगल्स का, ज्वेलरी का इस्तेमाल देखने को मिलता है, जो ये सजेस्ट करता है कि ये जो चीजें हैं वो एफ्लुएंट यानी कि रिच लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ एक बात क्लियर है कि आर्ट एंड क्राफ्ट वेल एस्टेब्लिश होती जा रही थी विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ज्वेलरी के अंदर जो हम देख रहे हैं एडवांसमेंट, वीविंग के अंदर जो हम एडवांसमेंट देख रहे हैं, पॉटरी के अंदर जो एडवांसमेंट देख रहे हैं और कारपेंट्री में जो हम एडवांसमेंट देख रहे हैं, वो ये सजेस्ट करती है कि आर्ट एंड क्राफ्ट फ्लोरिश हो रही थी। साथ ही साथ आपको एक बात और बता दूं, जो हमें मेटल से रिलेटेड यानी कि लोहे से रिलेटेड हमें जो स्मिथ देखने को मिलते हैं, उनका वर्क भी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा था, क्योंकि हमें स्मेल्टिंग साइट्स देखने को मिलती हैं। अब हम चलते हैं उनकी सेटलमेंट के बारे में। The term Janpada or the people settlement is first appeared in some later Vedic text called Brahmana during 800 BC। अब मैं आपको बता दूं, जो शब्द है जना, जना का मतलब होता है ट्राइब। ये जो जना शब्द है, इस शब्द का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है वैदिक टेक्स्ट में। लेकिन जो शब्द जनपद है, यानी कि जिसे हम आज के कॉन्टेक्स्ट में यूं कह लें कि किंगडम, वो शब्द हमें देखने को मिलता है सिर्फ लेटर वैदिक टेक्स्ट में अराउंड 800 बीसी, वो भी ब्राह्मणास के अंदर। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है कि जो जनपद थे उनकी डेवलपमेंट 800 बीसी ऑनवर्ड्स शुरू हुई है। मतलब उनकी डेवलपमेंट पहले नहीं थी। यानी कि पहले बड़े राज्यों का गठन नहीं हुआ था। Widespread painted graveyard sites have been found. People living in mud brick houses or in the wattle and daub houses erected on the erected on the wooden poles. पेंटेड ग्रेवियर हमें चारों तरफ देखने को मिल रहा है। जो मैंने आपको बताई दिया, जो 700 एक्सकेवेट हुई हैं अराउंड साइट, वो पेंटेड ग्रेवियर साइट्स के नाम से ही जानी जाती हैं, जो कि एक डिस्टिंक्ट फीचर है लेटर वैदिक पीरियड का। साथ ही साथ जो लेटर वैदिक पीरियड थे, उसके अंदर लोगों के अंदर जो यूज हम हाउसेस के अंदर देख रहे हैं, वो बर्न्ट ब्रिक का यूज हमें देखने को नहीं मिल रहा। हमें जो देखने को मिल रहा है वो मड ब्रिक का यूज देखने को मिल रहा है, और वेटल एंड डाउब हाउसेस यानी कि लकड़ी का स्ट्रक्चर बना के फिर चारों तरफ जिसे कहते हैं कि एक जाला बुन दिया जाता है लकड़ी के द्वारा, और फिर उसके ऊपर मिट्टी का लेप करके जो हाउस बनाए जाते हैं, इस टाइप के हाउसेस हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ एक बात और क्लैरिफाई कर दूं कि इस पीरियड में हमें कोई मैच्योर स्टेट ऑफ टाउनशिप देखने को नहीं मिलती, बल्कि जो आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि एक प्रोटोटाइप ऑफ टाउनशिप एग्जिस्टेंस में थी, जो कि टाइम पीरियड में भी 5-6 सेंचुरी से ज्यादा पुरानी नहीं थी। The term Nagara is used in the later Vedic text only, but for primitive town। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया कि नगर शब्द का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है
राज्य शब्द का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है, लेकिन वो प्रिमिटिव टाउन्स की फॉर्म में थे। लाइफ अब सेटल हो गई थी और शांत हो गई थी। सेडिमेंट्री का मतलब यानी कि शांत हो गई थी। वैदिक टेक्स्ट आल्सो रेफर टू सी एंड वॉयजेस। वैदिक टेक्स्ट में हमें सी और वॉयजेस का भी जिक्र देखने को मिलता है, जिससे कि ये पता लगता है कि उन लोगों का दूर दराज के लोगों से भी थ्रू सी रूट संबंध रहा होगा। अब हम उनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। In later Vedic time, the Rig Vedic tribal assemblies has lost importance and royal power increased at their cost. लेटर वैदिक टाइम में जो वैदिक टाइम की दो इंपॉर्टेंट चीजें थी, सभा और समिति, वो एग्जिस्टेंस में तो रही, लेकिन उनकी जो फॉर्मेशन थी, उनकी जो इंपॉर्टेंस थी, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। Sabha and Samiti continued, but the women were not allowed to sit in Sabha and they were controlled by chief and rich nobles. जैसे मैंने बताया कि सभा और समिति एग्जिस्टेंस में तो रही, लेकिन सभा के अंदर अब स्त्रियों का बैठना बंद हो गया और सभा और समिति दोनों के अंदर अब रिच एंड चीफ्स का जो था बोलबाला शुरू हो गया। Tribal authority tend to become territorial and they start giving name to their territories of their tribe. पहले पहल ये होता था ऋग्वैदिक टाइम में कि जहाँ एक पर्टिकुलर ट्राइब जाकर सेटल हो जाता था, तो ट्राइब जो लोग थे वो अपने ट्राइब को नाम दिया करते थे। जैसे कि हमें ट्राइबल नेम भारता का जिक्र आता है, पोरस का जिक्र आता है, बाद में भारता एंड पोरस जुड़कर कुरु क्लान बन गया या कुरु ट्राइब बन गया, जिन्होंने के वेस्टर्न यूपी तक, जो बाद में हस्तिनापुर में जिन्होंने अपनी कैपिटल को एस्टेब्लिश किया, जो कि आज के मेरठ में है। इस तरीके से वो पहले पहल अपने ट्राइब का नाम दिया करते थे, यानी कि ट्राइबल जो लोग होते थे ग्रुप को वो अपना नाम देते थे। बाद में जिस टेरिटरी में वो रहने लगे, उन्होंने उस टेरिटरी को उसका नाम देना शुरू कर दिया। और ये जरूरी नहीं है कि उस टेरिटरी में सिर्फ उसी ट्राइब के लोग रहा करते थे, अन्य लोग भी, अन्य जिसे कहते हैं कि क्लान्स के लोग भी उसमें रहा करते थे। पुराने समय के अंदर, यानी कि अगर हम ऋग्वैदिक पीरियड की बात करें, तो हमने दो रेफरेंस देखे थे। एक रेफरेंस आया था हमारा भारता ट्राइब का, एक पोरस ट्राइब का, जो बाद में आपस में मिल गए और उसके बाद उनसे मिलकर बना एक कुरु क्लान या कुरु ट्राइब, जिसने वेस्टर्न यूपी में और फिर धीरे धीरे दिल्ली तक अपना क्षेत्रफल या एरिया बढ़ा लिया और जिन्होंने अपनी जो कैपिटल थी वो हस्तिनापुर में एस्टेब्लिश की। इसी तरीके से गंगा यमुना दोआब के मध्य में एक पंचाल क्षेत्र था, बाद में कुरु पंचाल मिल गए और एक बहुत बड़े एरिए पे उनका कब्जा हो गया। इसी तरीके से हमें ईस्टर्न क्षेत्र में कौशल देखने को मिलता है और ऊपर की तरफ नॉर्दर्न बिहार में हमें विदिहा देखने को मिलता है। द टर्म राष्ट्र फर्स्ट अपीयर इन दिस पीरियड। इस पीरियड में राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल देखने को मिलता है, जो ये सजेस्ट करता है कि अब जो नाम है वो ट्राइबल ना रहकर वो टेरिटरी के साथ जुड़ गए हैं, यानी कि अब लोग अपनी जमीन के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आगे चलते हैं। ही रिसीव्ड वॉलंटरी प्रेजेंट सॉरी इन दिस पीरियड वी फाउंड द रेफरेंस ऑफ इलेक्शन ऑफ राजा। इस पीरियड में हमें इलेक्शन ऑफ राजा का भी जिक्र देखने को मिलता है, जो कि बेस्ट पर्सन होता था ट्राइब के अंदर, जो कि माइटी भी था और जो कि बहुत ही बेस्ट होता था। लेकिन धीरे 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 करके राजा की जो पोजीशन थी वो हेरिडेटरी होने लगी और उसके बाद पहल तो ये हेरिडेटरी हुई और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो सबसे बड़ा लड़का होता था राजा का, वही राज्य का उत्तराधिकारी होता था। परंतु ये सक्सेशन इतना आसान नहीं था और इस सक्सेशन में भी बहुत सारा ब्लड बाथ देखने को हमें कई रेफरेंसेस के अंदर मिलता है। और आपको पता ही है, जो महाभारत एपिक है उसमें क्लियरली हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही विनाशकारी ब्लड बाथ, जो कि बेसिकली
राज्य के लिए ही किया गया था। He received voluntary presents called bali from his ordinary kinsmen or the common people called wish. अब राजा क्या करता था, पहले पहल राजा को वॉलंटरी गिफ्ट दिए जाते थे जिसे वो लोग बलि कहते थे। लेकिन बाद में जब राजा की पोजीशन हेरिडेटरी हो गई, राजा की अथॉरिटी बढ़ने लगी, पावर बढ़ने लगी, आपका क्षेत्रफल बढ़ने लगा, तो ये जो बलि थी, जो वॉलंटरी थी, ये बाद में कंपलसरी हो गई, या यूं कह लो कि जबरदस्ती कलेक्ट करने की जाने लगी। संगृहित्री का एक जगह रेफरेंस आता है। ये वह व्यक्ति था जो कि बेसिकली ट्रेजरर था, जहां पर ऑर्डिनरी पीजेंट से कलेक्ट करके टैक्सेस को इकट्ठा किया जाता था। बट इन द लेटर वैदिक पीरियड द किंग फोर्सेबली स्टार्ट कलेक्टिंग द टैक्सेस, ये मैंने आपको बता दिया। लेटरली lately the position of raja becomes hereditary, but the transition of the power was not always peaceful. In this period we also found a reference of rajsu yagya, ashwamedh yagya, and even वाजपेयी यज्ञ। राजस्व यज्ञ राजा की पावर को बढ़ाने के लिए, अश्वमेध यज्ञ राजा की टेरिटरी को बढ़ाने के लिए, और जो वाजपेयी यज्ञ था जिसे हम चैरियट रेस कहते हैं, वो भी राजा की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए किया जाता था। इन एडमिनिस्ट्रेशन राजा वाज असिस्टेड बाय प्रीस्ट, राजा को एडमिनिस्ट्रेशन में प्रीस्ट असिस्ट करता था। और जो लोअर लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन थी, यानी कि हम यूं कह रहे हैं विलेजेस, या यूं कह लो कस्बों के लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो चीफ ऑफ द क्लान के ही हाथ में होती थी। अगले पॉइंट पे चलते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस पीरियड द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इन फोर वर्ना, दैट इज ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। ग्रेजुअली वी सॉ दैट द ब्राह्मणाज स्टेटस एंड पावर इंक्रीज, और बाद में हमने देखा ब्राह्मण की जो पावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और ब्राह्मण की अथॉरिटी बढ़ने के साथ साथ जो है शूद्रों की स्थिति वो डिक्रीज होने लगी। और अब जो ये वर्ण सिस्टम था ये हेरिडिटरी होता चला गया। वैश्य कंसिडर्ड टू बी द कॉमन पीपल, दे वर असाइंड द वर्क ऑफ एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग एंड समटाइम दे वर आर्टिशन। यानी कि जो वैश्य लोग थे उनका मुख्य काम या तो एग्रीकल्चर था, या कैटल रेयरिंग था, या आर्टिशंस का काम थे। और जो क्षत्रिय थे वो बेसिकली लड़ाई का काम किया करते थे, यानी कि राजा की आर्मी का पार्ट होते थे। एक चीज और आपको बताऊं कि हमें लेटर वैदिक पीरियड के अंदर राजा की स्टैंडिंग आर्मी का देखने का जिक्र नहीं मिलता है। ऐसा देखने को मिलता है कि जब कभी भी राजा को लड़ाई की जरूरत होती थी, तो वो अपने एरिया में जो अलग अलग क्लान्स थे, यानी कि जो क्लान्स के पावरफुल लोग थे, उनको मस्टर करके वो उनके सैनिक बनाकर उनको खड़ा कर दिया करता था। The position of the Shudras in the society was worse. They were not allowed to wear sacred thread Upanayana and not allowed to recite Gayatri मंत्र। शूद्रों की कंडीशन डे बाय डे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया खराब होती गई, और शूद्रों को, जिसे हम जनेऊ कहते हैं, यानी कि सेक्रेट थ्रेड उपनयना को पहनने की भी इजाजत नहीं थी। साथ ही साथ शूद्रों को गायत्री मंत्र रिसाइट करने की भी इजाजत नहीं थी। The position of the male in the family increased and the female decreased. धीरे धीरे मेल की पोजीशन इंक्रीज होने लगी फैमिली में, और जो फीमेल की पोजीशन है वो डिक्रीज होने लगी। गोत्र सिस्टम इंट्रोड्यूस इन द सोसाइटी, जो हम आज गोत्र इस्तेमाल करते हैं वो सिस्टम लेटर वैदिक टाइम में ही हमें देखने को मिलता है। द लाइफ ऑफ द ह्यूमन वाज डिवाइडेड इन द फोर आश्रमा, और ह्यूमन की जो लाइफ थी वो चार आश्रम में डिवाइड हो गई थी। जैसे कि सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद आ जाता है गृहस्थ आश्रम, उसके बाद सन्यास, और पहले आता है वानप्रस्थ, और फिर आ जाता है सन्यास आश्रम। इसी तरीके से गॉड्स रिचुअल एंड फिलॉसफी की अगर हम बात करें, जो लेटर वैदिक पीरियड गॉड्स लाइक
इंद्रा एंड अग्नि लॉस देयर इम्पोर्टेंस। जो हमारे ऋग्वैदिक पीरियड के अंदर जो मेजर गॉड्स थे इंद्रा एंड अग्नि, उनकी इंपॉर्टेंस खो गई। अब नए टाइप के गॉड हमें देखने को मिलते हैं। प्रजापति द क्रिएटर कम टू ऑक्यूपाई द सुप्रीम पोजीशन इन द लेटर वैदिक पीरियड। एक नया गॉड प्रजापति जो कि सुप्रीम पोजीशन पे आ गया। रुद्रा द गॉड ऑफ एनिमल बिकेम इम्पोर्टेंट and Vishnu come to be conceived as the preserver and protector of the people. Sacrifice became far more important and they assumed both a public and domestic character. ये लेटर वैदिक पीरियड की एक सबसे बड़ी समस्या थी कि सेक्रीफाइसेस ने बहुत ज़्यादा सोसाइटी को जकड़ लिया, जो कि पब्लिकली भी किए जाते थे और इंडिविजुअल डोमेस्टिक कैरेक्टर भी जिनका हमें देखने को मिलता है। और इन्हीं सेक्रीफाइसेस की वजह से बाद में जिसे हम कहते हैं कि उपनिषदों का जन्म हुआ। द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग द एनिमल इन द सेक्रीफाइस एज्यूम्ड इम्पोर्टेंस। द गेस्ट वॉज नोन एज गोघना और वन हु वॉज फेड ऑन कैटल। हम लोगों को बुलाते थे सेक्रीफाइसेस में और उनको मीट सर्व किया करते थे। इसी वजह से गेस्ट को गोघना का नाम भी दिया गया है, यानी कि कैटल को सेक्रीफाइस किया जाता था। Towards the end of the Vedic period, a strong reaction arose against priestly dominant, against cult and rituals. एंड में जो हमारा देखने को मिलता है कि जो डोमिनेंस था प्रीस्टली और जो सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा सर चढ़कर बोलने लगे थे, उसी वजह से एक नए टाइप की चीज का आविष्कार हुआ जिसे हम कहते हैं उपनिषद, जिन्होंने इन सारी चीजों को डिस्कार्ड किया। उपनिषद एज फिलोसफर टेक्स्ट क्रिटिसाइज द रिचुअल एंड लेट स्ट्रेस ऑन द वैल्यू ऑफ राइट बिलीफ एंड नॉलेज वर कंपाइल्ड अराउंड 600 बीसी। और 600 बीसी के आसपास उपनिषद आए, उपनिषद कंपाइल हुए, जिन्होंने इस रिचुअल को कंप्लीटली डिस्कार्ड किया। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे 16 जनपदों के बारे में, महाजनपदों के बारे में और फिर राइज ऑफ मगध एम्पायर के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।